दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का 9वां अध्याय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शिवाजी के बारे में पढ़िएगा, मराठा के बारे में पढ़िएगा, आप जाट के बारे में पढ़िएगा, सिख के बारे में पढ़िएगा। और यहाँ से लगभग आपसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा गया है, इस अध्याय का नाम है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। तो चलिए हम देखते हैं। बीटीबीसी का ये बुक है, आप जानते ही हैं। लिखा गया है, शुरू करते हैं कि प्रिया और राहुल की निगाह अचानक अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्ष में लगी 18वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र पर पड़ गई। और इसमें जो है उन्होंने भारत कई अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में विभक्त दिखा, जिसका पता उन राज्यों के भिन्न भिन्न नाम और क्षेत्र में हो रहा था। इस मानचित्र में मुगलों का भी एक क्षेत्र दिख रहा था, जिसके विषय में पिछले अध्याय में आपने पढ़ा भी। आगे है कि मानचित्र में राजनीतिक स्थिति को देखकर उनके मन में इन नवीन राज्यों के उदय की परिस्थितियों के विषय में सहज ही कई सवाल खड़े हुए, जिसे उसने वर्ग में शिक्षक के समक्ष रखा। ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, जो क्षेत्र जो अनेक जो क्षेत्र मिल रहे हैं आपको, मुगल भी इसमें है। तो ये क्षेत्रीय राज्य जो है कैसे विकास होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, ये हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप, ये चित्र में जो है। आगे है कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि चित्र में आपको पता चलता है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और इस कारण मुगलों के साम्राज्य की सीमा काफ़ी छोटी हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, कब होती है औरंगजेब की मृत्यु? 1707 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मृत्यु के बाद जो है मुगलों के अनेक प्रदेश स्वतंत्र हो गए। मुगलों का विरोध करने वाले शक्तियों ने भी स्वतंत्र राज्य बना लिया। इस अध्याय में हम इसी शताब्दी के दौरान उदित हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि स्वतंत्र राज्य है, तो ऐसे राज्य जो अपने सारे निर्णय और नीतियों का निर्धारण स्वयं करता है, स्वतंत्र राज्य कहलाता है। देखिए आगे लिखा गया है कि अध्याय 4 में आपने मुगल साम्राज्य के विषय में विस्तार से पढ़ा होगा। इस अध्याय में आप उन कारणों से परिचित हुए जिसने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर किया। मुगलों को इस परिचित हुए जिसे जो कि मुगल राज्य क्या हुआ, कमज़ोर हुआ। और यहाँ पर मुगलों की इस कमजोरी का लाभ जो है उनके अधीन कार्यरत जो प्रभावशाली शासक थे उन्होंने उठाया। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया, क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने को स्वतंत्र और स्वायत्त राज्य में परिवर्तित करने लगी। अतः 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचना के उदय की परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष मुगल साम्राज्य के पतन के कारकों से जुड़ी थी, जिसके विषय में आप पहले ही पढ़े हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे उपमहाद्वीपीय में स्वतंत्र नए राज्यों का उदय। लिखा गया है कि मुगल साम्राज्य के अवशेष पर उदित होने वाले राज्यों को स्वरूप के आधार पर 3 भागों में या जो है समूहों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? तो पहला मुगल प्रांतों से स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन थे? बंगाल, अवध, हैदराबाद। मुगल से स्वतंत्र होने वाले बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा, बड़े मनसबदार और जागीरदारों का जो पहले भी मुगलों के अधीन होकर काफ़ी हद तक स्वायत्त थे, उसका राज्य, राजपूताना का क्षेत्र का राज्य, ये जो है स्वायत्त थे का राज्य, और जो राजपूताना क्षेत्र का जो राज्य था वो। तीसरा है कि मुगलों से लंबे सैन्य संघर्ष के बाद उदित राज्य जैसे कि मराठा, सिख, जाट, बुंदेल, ये सब जो है लंबे समय से संघर्ष किससे कर रहे थे? मुगल से कर रहे थे, मराठा, सिख और जाट। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि नए राज्यों को 3 समूहों में विभाजित करने का आधार क्या रहा होगा। तो यहाँ पर देखें तो क्षेत्र के आधार भी देखने को मिलते हैं। बंगाल, अवध और हैदराबाद जहाँ पर जो स्वतंत्र हुआ, यहाँ पर जीता गया था। क्या था? मुगलों के द्वारा जो है ये सारे क्षेत्र जीते गए थे, और गुलाम ने एक तरह से मान कर चलिए कि उनको अपने अधीन रखा गया था। और वो सब जो है, जो भी कर्मचारी थे, जो भी उसके अधीन हुए थे, वो सब चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम छुटकारा इससे पा लें।
लेकिन धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे वो प्रांत जो भी इसमें मुगलों के द्वारा जीते गए थे धीरे धीरे स्वतंत्र हुए, जिसमें से बंगाल, अवध और हैदराबाद था। और जो राजपूताना भी था, और जो कि शादी से जो कि जागीरदारों से, मतलब कि ऐसे समझिए कि बड़े मनसबदार जो थे, जागीरदार जो थे, वो मुगलों के अधीन होकर अपने जो हैं काफ़ी हद तक स्वायत्त थे। और यहाँ पर राज और राजपूताना का क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलता है। और तीसरा जो देख रहे हैं मुगलों से लंबे सैन्य संघर्ष के बाद, तो ये मुगल से आपको शिवाजी याद होगा, शिवाजी के बारे में, सिख के बारे में, ये सब जो है मुगल से पूरा हाथापाई उसके साथ लगभग होते रहता था। और यहाँ पर जो है वो भी स्वतंत्र हुआ। आगे चलिएगा, यहाँ पर देखेंगे पूरा यहाँ से क्वेश्चन अब बनता है, ठीक है। यहाँ से आपको बीपीएससी मेंस भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए, 18वीं शताब्दी में जिन राज्यों का उदय हुआ उनमें सबसे प्रमुख था बंगाल, अवध और हैदराबाद का निजाम। इन राज्यों के संस्थापक व्यक्तियों का मुगल दरबार में काफ़ी प्रभावशाली और ऊंचा पद था, ऊंचा स्थान था। इसी का लाभ उठाकर उन्होंने स्वायत्त राज्यों की स्थापना की और इसी का लाभ उठाकर अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र कर लिया। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर दो व्यक्ति, कौन कौन, तो मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां, ये दोनों व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, जो कि सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाता है। एक है मुर्शीद कुली खां और एक है अलीवर्दी खां। बंगाल को धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य में परिवर्तित कर दिया। ये दोनों व्यक्ति का याद नाम रखिएगा। मुर्शीद कुली खां को 1700 ईस्वी में जब बंगाल का प्रांतपति बनाया गया, तभी उसने प्रांत को संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करना आरंभ कर दिया। कब, तो 1700 ईस्वी में। बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सबसे पहले जो है उसने आय के स्रोत, भू राजस्व प्रशासन पर जो है निरंतर स्थापित किया। प्रशासन के खर्च को कम किया। जागीर भूमि, मतलब जमींदारों की जमीन के राज्य की भूमि बना दिया। और भू राजस्व वसूल करने में इजादेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया। किसने किया ये इजादेदारी और ठेकेदारी व्यवस्था को लागू? तो मुर्शीद कुली खान। कौन किया? तो मुर्शीद कुली खान ने किया। गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें जो है समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। क्या दिए? तकावी ऋण। और राजस्व वसूली की ठेकेदारी व्यवस्था ने किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इस राज्य में प्रशासन का स्वरूप मुगलों के समान ही रहा तथा धार्मिक मामलों में भी उन्हीं नीतियों को अपनाया। हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार और प्रशासन में समान अवसर दिया। इस प्रकार आरंभिक शासकों में बंगाल की स्थिरता प्रदान की। देखेंगे ठेकेदारी या इजारेदारी जो राजस्व था वो क्या था? तो राजस्व वसूली के लिए एक निश्चित क्षेत्र पर निर्धारित रकम के लिए कुछ लोगों से शासक द्वारा किया गया समझौता। और ऊपर एक शब्द और है तकावी ऋण। तकावी ऋण किसको कहते हैं? तो किसानों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला ऋण जिसका उद्देश्य पैदावार को बढ़ाना था, ये तकावी ऋण था। कौन ये सब काम किया? तो मुर्शीद कुली खान। कब? तो 1700 के बाद जो है ये धीरे धीरे करने लगता है अपना काम। कहाँ? तो बंगाल के क्षेत्र में। अब चलिएगा हैदराबाद। यहाँ पर आपको मिलेगा निजाम उल मुल्क। चलिए, यहाँ पर हैदराबाद में मुगलों के अधीन अवध और हैदराबाद दो प्रमुख प्रांत थे, जहाँ बुरहान उल मुल्क एवं निजाम उल मुल्क आसफ जाह के क्रमशः स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। जो आसफ जाह जो था ने क्रमशः स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की थी। निजाम उल मुल्क याद रखेंगे और बुरहान उल मुल्क, जो कि एक बुरहान उल मुल्क जो है अवध, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, ये दो प्रांत थे। इसमें जो क्रमशः स्वतंत्रता मिलती है, स्थापना होती है। इन दोनों राज्यों के संस्थापकों का मुगल दरबार में काफ़ी प्रभाव था, लेकिन दरबार के षड्यंत्रों से तंग आकर उन्होंने अपने प्रांतों को स्वायत्त शासन में परिवर्तित किया। दोनों राज्यों को शासकों ने अपने शासन को स्थिरता प्रदान करने के लिए आय के स्रोत, भू राजस्व प्रशासन की
भू राजस्व प्रशासन को व्यवस्थित करने पर सबसे अधिक ध्यान दिया। बंगाल की ही तर्ज पर भू राजस्व वसूली में ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। देखिए, जैसे बंगाल में ठेकेदारी, यहाँ पर भी ठेकेदारी। वस्तुतः मुगलों से अलग होकर बनने वाले स्वायत्त राज्यों ने लगभग उन्हीं की व्यवस्था को अपनाया। ये सभी राज्य अपने क्षेत्रों में एक या दो आरंभिक शासकों के समय में ही व्यवस्थित रह सके। उसके बाद इन राज्यों की उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो बाद के मुगल शासकों ने की थी। ये आप देख रहे हैं बुरहान उल मुल्क की तस्वीर हैं। अतः एक दो उदाहरण छोड़ जैसे अवध के शासकों द्वारा लखनऊ में किया गया स्थापत्य कला का विकास, मुगल प्रांतों से निर्मित राज्यों की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं रही। ये राज्य एक तरफ से अपने संस्थापकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की उपज थे। यह आकांक्षा मुगलों की कमजोरी से पैदा हुई थी। ये अलीवर्दी खां का दरबार है। अब राजपूत राज देखेंगे। राजपूत राज, तो पिछले इकाई में आपने राजपूतों के विषय में पढ़ा होगा कि एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक वर्ग के रूप में इनका उदय पूर्व मध्यकाल में हुआ था। अध्याय 4 में मुगलों और विभिन्न राजपूत राजवंशों के बीच संबंध के विषय में आप पढ़े होंगे। अकबर ने इस शक्तिशाली वर्ग के साथ अस्थायी मित्रता करके मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। औरंगजेब के परवर्ती मुगल शासकों के काल में यह संबंध टूटने लगे। मुगलों के लगातार कमजोर होते जाने और उसके अधीन के प्रांतों का स्वतंत्र राज्य में बदलने की प्रवृत्ति ने राजपूतों में भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की लालसा पैदा की। प्रमुख राजपूत वंशों ने धीरे धीरे अपने को मुगल सत्ता से मुक्त करना आरंभ किया। साथ ही दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव भी बढ़ाने लगे। परंतु इन राज्यों ने अपने यहाँ कोई नियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था कायम नहीं की। पहले की तरह जो है इन्होंने पुनः आपस में संघर्ष करना शुरू कर दिया। इस तरह ये अपने शक्ति और साधन को नष्ट। देखिए, 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर जयपुर, जो जयपुर है उसको आमेर भी पहले बोलते थे, का राजा जयसिंह 1681 से 1743 था। वह जो है विख्यात खगोल शास्त्री था। इस क्षेत्र में उसकी गणना बहुत हद तक सही थी। उसने जाटों से प्राप्त क्षेत्र पर जयपुर शहर की स्थापना की। जो जाट से प्राप्त क्षेत्र था उसे उन्होंने क्या किया, तो जयपुर शहर बसाया। उसने आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में जो है वेधशालाएं बनवाई। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कहाँ कहाँ पर इनका वेधशाला है, तो आगरा में है, दिल्ली में है, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में। ये याद रखिएगा, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगरा, उज्जैन, मथुरा, जयपुर, दिल्ली। ठीक है। अब आगे है कि यूनानी रेखागणितक यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद भी किया। इन्होंने क्या किया, यूनानी रेखागणितक जो थे यूक्लिड की पुस्तक रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किया। कौन, तो जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह। आगे है कि मुगलों से संघर्ष के बाद उदित होने वाले राज्य। 18वीं सदी में कुछ ऐसे राज्यों का अस्तित्व में हम देखते हैं जो मुगलों से लगातार संघर्ष के बाद उदित हुए थे। इनमें सबसे प्रमुख था मराठा राज्य, सिख और जाटों के राज्य। देखिए, मराठा राज्य भारत में 17वीं सदी में एक शक्तिशाली मराठा आंदोलन या विद्रोह शुरू हुआ, जो 18वीं सदी की पहली चौथाई तक भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक इकाई बनकर उभरी। मराठों का उदय इस सदी की महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक घटना थी, जिसका नेतृत्व भारतीय इतिहास के एक रोमांचक व्यक्ति शिवाजी 1627 से 1680, इनका भी काल याद रखिएगा, ने किया। मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ शिवाजी का संघर्ष मराठावाड़ा क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षा का प्रतीक थी। यह मुगलों के विरुद्ध लोकप्रियता पर आधारित था। मुगलों के विरुद्ध जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व शिवाजी कर रहे थे। दक्कन में मराठे एक प्रभावशाली भूस्वामी या वतनदार सामाजिक वर्ग था। ये अहमदनगर और बीजापुर
के राज्यों में सैनिक सेना तथा प्रशासन में शामिल था। आरंभ में मराठों के प्रभाव को देखकर मुगलों ने भी उनसे समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने मुगलों की सत्ता को दक्कन में चुनौती देकर अहमदनगर राज्य में अपना प्रभाव काफ़ी बढ़ा लिया। आगे शाहजी बीजापुर राज्य की सेवा में चला गया, जहां उसने अपने लिए एक जागीर का निर्माण किया। पूना और उसके आसपास के क्षेत्र पर भी उसने अपना प्रभाव स्थापित किया। वस्तुतः मराठे दक्कन में अहमदनगर और बीजापुर राज्य के अधीन रहकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के प्रति सचेत थे। शिवाजी ने उन्हें संगठित कर स्वतंत्र राज्य की आकांक्षा उनमें पैदा की। इस काम में उन्हें मराठों के बड़े जमींदारों, देशमुखों के विरोध का सबसे पहले सामना करना पड़ा, क्योंकि वे स्वतंत्र मराठा राज्य की जगह बीजापुर या अहमदनगर राज्य के जमींदार ही रहना चाह रहे थे। वे अपने जागीर में काफ़ी स्वायत्त थे। शिवाजी बिना उनके समर्थक के स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना नहीं कर सकते थे। शिवाजी का आरंभिक जीवन पढ़ेंगे हम, बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शाहजी भोसले के घर हुआ था। कब हुआ? 1627 में। क्वेश्चन पूछे बहुत बार गए हैं। आगे है कि शिवाजी का आरंभिक जीवन माता जीजाबाई, माता क्या नाम? जीजाबाई, और अभिभावक दादाजी कौन देव के संरक्षण में गुजरा। किनके संरक्षण में? तो माता जीजाबाई और जो दादाजी थे कौन देव के संरक्षण में गुजरा। वह अपनी छोटी जागीर को सैनिक शक्ति द्वारा बढ़ाना चाहता था। इसके तहत 18 वर्ष की उम्र में ही पूना के निकट रायगढ़, कोकन तथा तोरण के किले पर कब्जा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। कहाँ कहाँ इन्होंने 18 वर्ष में किया? तो रायगढ़, कोंकण और तोरण में। उस समय दक्कन में मुगल बीजापुर राज्य पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे। उस समय दक्कन में मुगल बीजापुर राज्य पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा था। शिवाजी ने इन दोनों राज्यों के बीच हो रहे इस लड़ाई का फायदा उठाया। उसने अपनी छापामार लड़ाई शैली द्वारा बीजापुर के क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण कर अपने प्रभाव को बढ़ाया। याद रखिएगा, छापामार युद्ध शिवाजी के द्वारा लड़े जाते थे। औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने दक्कन में शिवाजी की शक्ति को, जो काफ़ी बढ़ चुकी थी, तोड़ने की कोशिश की। उसने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान का आदेश दिया। याद रखिएगा, किसको भेजा था? तो शाइस्ता खान को। इसमें उसे सफलता नहीं मिली। शिवाजी द्वारा शाइस्ता खान के खेमे पर किए गए अचानक हमले में वह बाल बचा। इसके बाद औरंगजेब ने आमेर के शासक जय सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक अभियान शिवाजी के विरुद्ध किया। इसमें वह सफल रहा। शिवाजी ने अपने द्वारा जीते गए अधिकांश किले मुगलों को सौंप दिया तथा मुगल मनसबदार बनने के लिए तैयार हो गया। परंतु मुगल दरबार में औरंगजेब के द्वारा उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किए जाने के कारण मुगलों के साथ इसका संबंध बिल्कुल खराब हो गया। 1670 में शिवाजी ने मुगल और बीजापुर के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष शुरू किया। कब? 1670 में। और उसने अपने द्वारा पहले जीते गए सभी किले वापस प्राप्त किया तथा बीजापुर के कई क्षेत्रों पर कब्जा जमाया। दक्कन में मुगलों के व्यापारिक नगर और बंदरगाह सूरत पर हमला कर बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति कर ली। कहाँ? तो मुगल ने क्या किया? दक्कन में मुगलों के व्यापारिक जो नगर थे और बंदरगाह सूरत पर भी हमला करता है। ये याद रखें, सूरत के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। हमला करता है और धन लूटता है, क्योंकि मुगल इस समय उत्तर पश्चिम भारत में अफगान विद्रोहियों से उलझे हुए थे, इसलिए दक्कन में हो रहे इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे पाए। शिवाजी ने इन सैनिक प्रयासों से प्राप्त क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। आपको क्या किया? स्वतंत्र शासक। और उसने क्या किया? तो उसने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राजा के रूप में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कौन से किले में उसने राज्याभिषेक करवाया था? तो रायगढ़ के किले में। रायगढ़। इस तरह वह एक जमींदार से स्वतंत्र शासक के रूप में दक्कन में अपने आप को स्थापित किया।
देखिए शिवाजी के राज्याभिषेक का महत्व और उसे प्राप्त जन समर्थन। तो शिवाजी ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर एक ही साथ कई राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। अब उसका परिवार संपूर्ण मराठा क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित हो गया। इस आधार पर उसने परंपरागत खानदानी मराठा परिवारों में शादी की। इससे उसके राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। अब वह एक विद्रोही से राजा की हैसियत में आकर दक्कन के सुल्तानों के समक्ष अपने को खड़ा किया। शिवाजी को कोली, कुणबी एवं अन्य निम्न सामाजिक समुदायों का समर्थन बड़े पैमाने पर प्राप्त था। किसका? कोली, कुणबी और भी थे, और तो इनका समुदाय का जो था बड़े पैमाने पर समर्थन था। उस समुदाय ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं भूमि पर अपने अधिकार को अस्थायी बनाने के उद्देश्य से शिवाजी का समर्थन किया। उस क्षेत्र के अन्य लोगों का समर्थन भी उसे इसीलिए मिला क्योंकि मुगलों को वे लोग बाहरी समझते थे। उन्हें राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे तथा किसी प्रकार के कर को देने के लिए भी तैयार नहीं थे। मुगलों द्वारा बीजापुर और अहमदनगर राज्यों के साथ अपनाई गई अपमानजनक नीति से भी वे मुगलों का विरोध कर रहे थे। इसी स्थिति में शिवाजी ने जब मुगल प्रशासन का विरोध करना जो है आरंभ किया तो स्वाभाविक ढंग से लोगों का समर्थन उन्हें बड़े पैमाने पर मिला। मराठों में कृषक समुदाय जो कि कोली और कुणबी होता, कृषक समुदाय कौन था? कोली और कुणबी, एवं दलित वर्ग को एक साथ मजबूत सामाजिक गठबंधन में परिवर्तित करने का प्रयास भी शिवाजी ने किया। इसलिए यह कहा जाता है कि उसका राज्य दक्कन में मुगल विरोध की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसका राज्य जन भावनाओं और लोकप्रियता पर आधारित था। आगे है शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार नहीं, आप हर बार देखेंगे कि इनमें से कौन शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था है और किस नाम से जाना जाता है। तो शिवाजी ने अपने राज्य में जो व्यवस्था अपनाई वह उस क्षेत्र के राज्यों के अनुरूप थी। उसके प्रशासन का केंद्र राजा था। उसको सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था। कितने मंत्री? तो 8 मंत्री। और इस 8 मंत्री को उन्होंने क्या कहा? तो अष्टप्रधान कहा। इन्हें ही अष्टप्रधान आप कहते हैं। पहला, अब 8 का हम 8 यहाँ पर देखेंगे। टोटल 8 प्रधान जो हैं अष्टप्रधान। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। चलिए पहला देखेंगे, पेशवा। पेशवा कौन होता था? तो पेशवा होता था प्रधानमंत्री, प्रशासन और अर्थ विभाग का प्रमुख, राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी जो लोकहित को ध्यान में रखता था। पेशवा क्या था? तो प्रधानमंत्री, प्रशासन और अर्थ विभाग का प्रमुख, राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी, लोकहित को ध्यान में भी ये रखता था। दूसरा, सर ए नौबत। पहला तो पेशवा हो गया जो कि आपका प्रधानमंत्री, प्रशासन और अर्थ विभाग का प्रमुख, राजा के बाद जो है ये सबसे शक्तिशाली पेशवा हो गया। उसके बाद सर ए नौबत सेनापति, सेना की नियुक्ति करे। सेनापति जो है ये सेनापति होगा। कौन? तो सर ए नौबत होगा सेनापति। सेना की नियुक्ति, घोड़ा और अन्य सैनिक साजो सामान की देख रेख करना। सर ए नौबत क्या था? तो सेनापति। इसका काम क्या था? तो सेना की नियुक्ति करना, घोड़े और अन्य सैनिक साजो सवाज की जो है देख रेख करना। एक था मजूमदार। मजूमदार जो होता था वो लेखाकार होता था। क्या होता था? लेखाकार। इसका काम राज्य के आय व्यय से जुड़े मामलों की लेखा तैयार करना इसका काम था। कौन था? मजूमदार। 2 3 हमने पढ़ लिए। अब चलेंगे चौथे पर। एक था बाके नवीस। कौन था? बाके नवीस। ये गृह एवं गुप्तचर विभाग था। क्या था? गृह एवं गुप्तचर विभाग। राज्य के विरुद्ध होने वाली सभी गतिविधियों का यह विवरण रखता था। कौन? तो वाके नवीस। अब है 5वां सुरु नवीस। राजा को पत्र व्यवहार में मदद करने वाला कौन? तो सुरु नवीस। राजा अपने अधिकारियों के साथ संपर्क इसके माध्यम से रखता था। एक होता था वजीर। वजीर जो होता था विदेश मामलों का प्रभारी था। पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाने में राजा को सलाह देता था। एक था पंडित राव।
पंखितराव धार्मिक मामलों का प्रभावी था। विद्वान एवं अन्य धार्मिक कामों के लिए मिलने वाला अनुदान का यह विवरण रखता था। और 8वां था न्यायाधीश शास्त्री। यह हिंदू न्याय प्रणाली की व्याख्या करता है। हिंदू न्याय प्रणाली की व्याख्या, ये अष्टप्रधान जो हैं होते थे शिवाजी के दरबार। आगे है कि शिवाजी ने भूराजस्व में प्रमुख नीतियों को अपनाया और जमीन का नए ढंग से सर्वेक्षण करवाया तथा करों का निर्धारण उसी के अनुरूप किया। वंशानुगत जमींदारों को नियंत्रित किया ताकि आय का स्रोत बना रहे। उसने अपने क्षेत्र में बाहर पड़ोसी राजाओं, जो बाहर होते थे पड़ोसी राजा होते थे, उन पर चौथ और सरदेशमुखी का नाम जो सरदेशमुखी नामक 2 भू राजस्व कर लगाए। मतलब जो राजा होता था उसको जीत लेता था और कहता था अब तुम हमको चौथ दो, ये होते थे। चलिए उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और सरदेशमुखी इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, उसको हम देखेंगे। तो ये हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो उसके द्वारा बड़े जमींदारों या देशमुखों की शक्ति को तोड़ने की कोशिश अपने राजस्व प्रशासन में किया। इससे उसके अधिकार क्षेत्र में काश्तकारी जमीन का विस्तार हुआ। इस नीति से छोटे और मंझले किसान तथा जमीन मालिकों का उन्हें समर्थन मिला। उसने सैन्य प्रशासन को व्यवस्थित किया, उसे नगद वेतन का प्रावधान किया। इस प्रकार शिवाजी ने अपने राज्य क्षेत्र में जो प्रयास किया उसका समर्थन लोगों ने व्यापक ढंग से दिया। यहाँ पर देखेंगे चौथ क्या है, तो चौथ होता था मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्रों पर हमला नहीं किए जाने के बदले जो है लिया गया कर, जो उपज का 25% था। मतलब जो भी उसके पड़ोसी राज्य होते थे उस पर वो हमला नहीं करेगा, इसके लिए हमको तुम 25% जो है उपज के कर का दो लेकर, समझ गए। तो जो भी पड़ोसी राज्य था उस पर हमला नहीं करने के बदले लेने वाला कर वो क्या कहलाया, चौथ कहलाया। सरदेशमुखी किसको कहते हैं, तो सरदेशमुखी होता था मराठों के बड़े जमींदार परिवार सरदेशमुखों के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के बदले उनसे लिया गया यह उपज का 9 से 10% होता था। कितना, तो 9 से 10%। मतलब ऐसे समझिए कि जो भी जमींदार परिवार था, सरदेशमुखों द्वारा जो लोगों के हितों की रक्षा, हम तुम्हारा जो है जमींदार है, तुमको जो है रक्षा प्रदान करेंगे, तो तुम हमको क्या दोगे, तो उपज का 9 से 10% जो है अपना कर के रूप में रक्षा करने के लिए, रक्षा के बदले के जो है मेहनताना के रूप में ऐसे करिए। जो अभी किसी को रखते हैं तो उसको रुपया आप देते हैं, तो उसके बदले हम जो है हम तुमसे रुपया लेंगे। तो यही है सरदेशमुखी। आगे है कि पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति का विकास। देखिए शिवाजी के मरने के बाद 1680 में के बाद औरंगजेब जब तक जीवित रहा, शिवाजी के मरने मतलब 1680 में मृत्यु होती है के बाद औरंगजेब जब तक जीवित रहा, मराठा क्षेत्र पर मुगलों का प्रभाव बना रहा। परंतु 1707 के बाद शिवाजी के राज्य क्षेत्र पर चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हुआ। कहाँ, तो यहाँ पर चित्तपावन ब्राह्मण का प्रभाव जो है स्थापित होता है। कब, तो 1707 के बाद शिवाजी के राज्य क्षेत्र पर इनका प्रभाव स्थापित होता है चित्तपावन ब्राह्मण के। तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों द्वारा उसे पेशवा पद प्रदान किया गया, जो ब्राह्मण थे, और उसने पूना को मराठा राज्य का केंद्र बनाया। जो भी पेशवा था उन्होंने क्या किया, तो पूना को मराठा राज्य का केंद्र बनाया। पेशवाओं ने मराठों के नेतृत्व में सफल सैन्य संगठन का विकास किया। मराठा के नेतृत्व में पेशवा ने क्या किया, तो सफल सैन्य संगठन का विकास किया, जिसके बल पर अपने राज्य का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों तक कर लिया। पेशवा जो है बहुत अधिक क्षेत्रों तक विस्तार करता है। मुगलों के कई परिवर्ती शासक पेशवाओं के प्रभाव में ही कार्य करने को बाध्य हुए। पेशवा ने संपूर्ण मराठी राज्य को 5 परिवारों में अलग अलग विभाजित कर शासन की जिम्मेदारी सौंपी। तो मराठों के जो यहाँ पर याद रखना है कि पेशवा ने क्या किया, संपूर्ण मराठी राज्य को 5 परिवार में अलग अलग विभाजित करके शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। इस विभाजन का आधार चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली थी। क्या था, चौथ और सरदेशमुखी की कुशल वसूली।
पूना के आसपास का इलाका पेशवाओं के अधीन, ग्वालियर का इलाका। यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ पर किसका इलाका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना के आसपास जो है किसका इलाका, तो पेशवाओं के अधीन। ग्वालियर का इलाका सिंधिया के पास, किसके पास, सिंधिया के पास। कौन, तो अभी भी सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलते हैं, तो वो ग्वालियर का क्षेत्र। तो ग्वालियर किसके पास, तो सिंधिया के पास। इंदौर का इलाका जो था वो होलकर के पास, और विदर्भ का इलाका जो था वो गायकवाड़ के पास। तो नागपुर का इलाका भोसले के अधिकार में रखा गया। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पेशवा ने क्या किया, तो संपूर्ण मराठी राज्य को 5 परिवारों के अलग जो हैं अलग अलग विभाजन पर विभाजित कर शासन की जिम्मेदारी सौंपी। 5 परिवार को, एक परिवार बताइएगा यहाँ पर, इस परिवार में जो है विभाजन किया, तो इस परिवार का आधार क्या था, तो चौथ और सरदेश मुखी की कुशल असूली थी। इस विभाजन का आधार चौथ और सरदेश मुखी की कुशल असूली थी। एक एक नाम याद रखिएगा, यहाँ से 5 नाम पूछे जाते हैं, किसका कहाँ पर था राज। तो पूना के आसपास जो था, पूना के आसपास का इलाका पेशवाओं के अधीन था, पहला हो गया। ग्वालियर का इलाका किसके पास, सिंधिया के अधीन, और इंदौर का इलाका होलकर के पास, और विदर्भ का इलाका गायकवाड़, तो नागपुर का इलाका भोसले के पास। याद हुआ, नहीं हुआ, एक बार और चलते हैं। पूना के आसपास का इलाका किसके पास, पेशवा। जो पूना आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो ये पेशवा, यहाँ पर आप 2 याद रख सकते हैं, उधर के क्षेत्र में पूना और नागपुर। पूना पेशवा, नागपुर भोसले, पूना पेशवा नागपुर भोसले, विदर्भ भी उधर, तो विदर्भ का जो है गायकवाड़, विदर्भ जो है गायकवाड़, होलकर किसके, तो इंदौर, और कौन, तो सिंधिया ग्वालियर, सिंधिया ग्वालियर, ऐसे करके भी पूछा जाता है। तो चलिए सीधा एक बार पुनः पढ़ लेते हैं कि पेशवा जो था वो पूना के आसपास के इलाका के अधीन था, पेशवाओं का, और ग्वालियर जो था, ग्वालियर का इलाका सिंधिया के आसपास था, और इंदौर का इलाका होलकर के पास, और विदर्भ का इलाका गायकवाड़, और नागपुर का इलाका भोसले, ठीक है, रखा गया। इन सबों का सैद्धांतिक प्रमुख पेशवा होता था। सभी का सभी कौन था, इन सबों का सैद्धांतिक प्रमुख कौन था, पेशवा था। इसे मिलाकर मराठा परिसंघ कहा जाता है। जो ये 5 देख रहे हैं परिवार, तो ये 5 परिवार को मिलाकर क्या कहा गया, मराठा परिसंघ कहा जाता था। मराठा की इस व्यवस्था ने पेशवा के अधीन उसे भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया, और पेशवा के अधीन जो है क्या कर दिया, तो मराठा की इस व्यवस्था ने पेशवा के अधीन उसे भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। परंतु उत्तर पश्चिम भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761, कब, तो 1761 में होने वाली पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे की हार के बाद उसकी शक्ति बहुत कमज़ोर हुई। किसके साथ तीसरी लड़ाई होती है, कब होती है, और यहाँ पर याद रखेंगे पहला बात, 1761 में होती है पानीपत की तीसरी लड़ाई, कब, तो 1761 में, किसके साथ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के साथ। हारता कौन है, तो मराठा, जीतता कौन है, अहमद शाह अब्दाली। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ होता है, तो पानीपत की लड़ाई, ये तीसरी है। आगे चलेंगे, यहाँ पर हार होती है और शक्ति इसका कमज़ोर होता है, और इसमें जो है मराठों के उत्कर्ष का विराम लगा दिया, और यही लड़ाई जो है मराठा के उत्कर्ष का विराम लगता है। अब देखेंगे जाट राज्य के बारे में। मराठों के समान ही जाट नामक कृषक सामाजिक समूह ने 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगलों से संघर्ष के बाद अपना स्वायत्त राज्य कायम किया, जिसका केंद्र पश्चिम राजस्थान था। क्या था, जाट का केंद्र पश्चिम राजस्थान। औरंगजेब के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली और प्रथम कृषक विद्रोह इन्हीं लोगों का था। इस वर्ग में अधिकांश काश्तकार थे, कुछ ही जमींदार। इनके बीच भाईचारा और न्याय की मजबूत भावना के कारण आपस में जुड़ाव था। वैसे तो जाटों का विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में होने वाली कृषक विद्रोह था, लेकिन इसी आधार पर 1680 तक इसका प्रभाव दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में स्थापित हुआ।
इस प्रभाव का परिणाम था भरतपुर में चूड़ा, यहाँ ये भी याद रखेंगे, इसका क्या प्रभाव था, तो भरतपुर में चूड़ामन। कहाँ, तो भरतपुर में चूड़ामन। यहाँ पर एक बात यहाँ से हम चलेंगे, फिर से आपको यहाँ से याद करना है। देखिए, वैसे जाटों का विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में होने वाले कृषक विद्रोह था, लेकिन इसी आधार पर 1680 तक इनका प्रभाव दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में स्थापित हुआ। जाटों का दिल्ली और आगरा के क्षेत्र 1680 तक। इस प्रभाव का जो है परिणाम क्या था, तो भरतपुर में चूड़ामन बदन सिंह के नेतृत्व में स्थापित जाट राज्य। किसके जो है नेतृत्व में जाट राज्य स्थापित हुए, तो भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में। इसका पूर्ण विकास सूरजमल, इसका पूर्ण विकास किसने किया, सूरजमल। याद रखिएगा, जाटों के राजा। तो ये सूरजमल का जो काल है 1756 से 1763, 56 से 63 के नेतृत्व में हुआ इसका विकास। किसके विकास, जाटों का विकास। 1600 यहाँ पर है 1680 के बाद जो है दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में स्थापित होता है, और भरतपुर के जो हैं चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में इसकी स्थापना जाट राज की होती है, और जो है इसका पूर्ण विकास जो करता है वो सूरजमल करता है 1756 से 63। अब हम पढ़ेंगे सिख राज के बारे में। क्या है, तो पिछले अध्याय में आपने देखा होगा कि 15वीं शताब्दी में सिख धर्म को गुरु नानक ने स्थापित किया, जो आरंभ में जाट, किसानों और छोटी जातियों के बीच फैला, छोटी जाति के बीच। 17वीं शताब्दी से सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में अपने आप को संगठित करने लगा। आखिरी सिख जो गुरु हुए कौन हुए, तो गुरु गोविंद सिंह। कब से कब इनका काल है, तो 1666 से 1708, 1666 से 1708 के नेतृत्व में सिखों ने अपने को धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूप से संगठित करने का प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। किसके मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद खत्म होगी। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वासी शिष्य जो बंदा सिंह था या बंदा बहादुर के हाथ में आया। क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह शिष्य का नाम, तो बंदा सिंह या बंदा बहादुर। उसने मुगलों के साथ जो है 8 साल तक संघर्ष किया, लेकिन राज्य निर्माण में वह सफल नहीं हो सका। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के कारण सिखों के प्रभाव वाले क्षेत्र पंजाब के प्रशासन में अव्यवस्था आई। अब्दाली के वापस लौटने पर सिखों ने पंजाब क्षेत्र में राजनीतिक रिक्तता को भरना आरंभ किया। उन्होंने पहले अपने को जत्थों में फिर मिसलों में संगठित किया, फिर पहले जत्थों तब मिसल में। इस तरह से 12 मिसल, यहाँ पर याद रखेंगे टोटल कितने, तो 12 मिसल या संघ थे। कितने थे, तो 12 मिसल या संघ थे, जो पंजाब के विभिन्न भागों में प्रभावशाली थे। ये मिसल समानता के आधार पर एक दूसरे को सहयोग करते थे। 12 मिसल थे और एक दूसरे को सहयोग करते समानता के आधार पर। इसी तरह के एक संघ के प्रमुख जो है कौन हुए, रणजीत सिंह। और यह एक संघ जो 12 संघ था उसमें से एक संघ था, उसके प्रमुख हुए कौन, तो रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया। और यह किस संघ के थे, आपको हम बता देते हैं। रणजीत सिंह किस संघ के थे, सुकर चकिया मिशन। किस संघ के थे, तो सुकर चकिया मिशन के ये संघ के थे, सुकर चकिया। आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि क्षेत्रीय राज्यों के उदय का परिणाम तथा राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि निर्माण में भूमिका। क्या है, तो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद 18वीं सदी में कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक, और यह भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक बिखराव का प्रतीक था। लोगों के समक्ष कई राज्य उभर कर सामने आ गए। ये सभी आपस में अपने राज्य को बढ़ाने एवं दूसरों के शक्तिशाली बनाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन्होंने अपने राज्य का खर्च चलाने के लिए भू राजस्व प्रशासन में ठेकेदारी प्रणाली शुरू की। चूँकि इन राज्यों का जो है चूँकि इनका राज्य क्षेत्र क्या था, छोटा था, उससे आमदनी इनके खर्च के अनुरूप प्राप्त नहीं होती थी। इसीलिए भू राजस्व वसूली में इन्होंने इस विधि को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों का शोषण और अधिक बढ़ गया। राजनीतिक अशांति के इस वातावरण में व्यापार, वाणिज्य, शिल्प एवं कृषि का विकास आशा अनुरूप नहीं रहा।
इस समय का शासन वर्ग आपसी लड़ाई और ऐश मौज के जीवन में अपना पैसा खर्च कर रहे थे। भारत और विश्व स्तर पर राजनीतिक परिवर्तनों से वे बेखबर थे। भारत में उस समय व्यापारी के रूप में मौजूद अंग्रेज़ों के वास्तविक उद्देश्यों ने नहीं समझ सका और राजनीतिक बिखराव के इस दौर में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपने को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ स्थापित करना शुरू किया। क्षेत्रीय राज्यों की जनता और शासक की भावना केवल अपने क्षेत्र से जुड़ी थी, इसलिए अंग्रेज़ों की बढ़त को वे रोक ना ही सके। जब तक अंग्रेज़ों के वास्तविक उद्देश्य को वे जान पाते, उसने भारत को अपना गुलाम बना लिया। सभी क्षेत्रीय राज्य उसके अधीन हो गए। यहाँ से भारत में क्षेत्रीयता की भावना कमज़ोर होने लगी और कई स्तरों पर एक सामान्य दुश्मन अंग्रेज का विरोध होने लगा। 1857 इस विद्रोह का एक एकीकृत रूप था। यद्यपि उसके कारण अलग थे, फिर भी इसमें शामिल लोगों का एक सामान्य लक्ष्य था, अंग्रेजी सरकार को खदेड़ना। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं। लिखा गया है कि पहला कि मुगलों की उत्तराधिकारी राज्य में कौन राजा आता है? तो कौन था? तो अवध था, अवध। और बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? तो मुर्शीद कुली खान ने। किसने? तो मुर्शीद कुली खान ने। सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? तो किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो 1674 में। कब? 1674 में। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? तो सबका प्रमुख एक पेशवा। यहाँ पर मिलान करेंगे। मिलान है आपका पहला कि ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा क्या था? तो भू राजस्व प्रशासन। क्या था? भू राजस्व प्रशासन। और सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी किसने लगाया? तो सरदेशमुखी मराठा के द्वारा। निजाम उल मुल्क कहाँ के? तो हैदराबाद के। सूरजमल क्या? तो जाट। औरंगजेब की निधन आपको हमने बहुत बार बताया, 1707। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।